फ्यू कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th की जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रही है, तो उसके अगले सीरीज में हम चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि पहला कि ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर ऑब्लिक्विकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक लाइट रे है जो एयर टू वाटर जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर टू वाटर जा रही है। तो आप पहले ये पकड़ो कि एयर टू वाटर जा रही है, तो एयर कैसा मीडियम हो जाएगा? रेयर। और वाटर कैसा हो जाएगा? डेंसर। और अगर आपने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा होगा कि लाइट रेयर से डेंसर जाती है, मान लीजिए कि यह एयर हो गया और ये आपका हो गया ग्लास। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर एक डायग्राम होगा, ये देखिएगा, ये एयर से ग्लास की ओर जा रही है और ये एन डैश नॉर्मल है, तो नॉर्मल की ओर बेंट हो रही है। व्हेन लाइट गो फ्रॉम एयर टू वाटर, इट बेंट टुवर्ड द नॉर्मल, इट टू वेंट टू द नॉर्मल बिकॉज वाटर इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन रेयर। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया कि जब कोई लाइट वाटर से एयर टू वाटर जाएगी तो बेंट टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी और स्पीड घट जाएगी। याद रखिएगा, स्पीड घट जाती है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। एक लाइट है जो एयर टू ग्लास जा रही है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, मतलब यन दिया गया है 1.50। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। आपको ना स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, मतलब VG निकालना है। ग्लास में लाइट की स्पीड क्या है, और स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है 3 × 10⁸ एयर में या वैक्यूम में लाइट की स्पीड दी गई है। तो ये फार्मूला होता है एन इक्वल C/V। ठीक है, C का मान है 3 × 10⁸। ठीक है, और ये जो VG है ना, VG का मान कितना दिया गया है? अच्छा, VG तो निकालना ही है। ठीक है, ठीक है, तो C का मान दिया गया है और n का मान दिया गया है, तो ये हो गया 1.5। तो V इक्वल हो जाएगा 3 × 10⁸ अपान 1.5, ये इधर आ जाएगा। तो इसका डेसिमल हटाने के लिए आप ऊपर 30 लिख दो, 15 × 10⁸, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे। अगला कह रहा है कि फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 9.3। ठीक है, find out table from 9.3 and the medium having the highest optical density and also find the medium with low optical density। अगर किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब वो है डायमंड। मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था, ये टेबल है। तो सबसे ज़्यादा डायमंड का है 2.42 और सबसे कम होता है एयर का 1.0113। तो सबसे कम किसका है? एयर का। सबसे ज़्यादा किसका है? डायमंड का। और डायमंड का कितना है? 2.42। ठीक है, अगला सवाल है, यू आर गिवन केरोसिन, तारपीन एंड वाटर। 3 चीज़ें दी गई हैं, केरोसिन, तारपीन और वाटर। इन विच ऑफ दीज डज नॉट लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। किस में लाइट तेज़ी से ट्रेवल नहीं करेगी? यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन टेबल 9.3। तो सबसे पहले ना आपको ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले तीनों का लिख लीजिए, उससे आपको आंसर देने में आसानी होगी। तो याद रखिएगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, केरोसिन का है 1.44 और तारपीन का है, ठीक है, 1.47। तो सबसे ज़्यादा किसका है? तो याद रखिएगा, जहाँ 1.47 किसका है? तारपीन का। केरोसिन का 1 इसका 1.33। तो लाइट सबसे कम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वहाँ ज़्यादा ट्रेवल करेगी। लाइट ट्रेवल इन फास्टेड इन द मीडियम हैविंग द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखिएगा, एन और सी या एन और भी इन्वर्सली रिलेट करेंगे। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा
वहाँ लाइट बहुत तेज़ी से ट्रेवल नहीं करेगी, और जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोएस्ट होगा वहाँ लाइट बहुत तेज़ी के साथ ट्रेवल करेगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, और यहाँ पास हमारी लाइट बहुत तेज़ी से ट्रेवल करेगी। ठीक है, फिर अगला है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, सबसे ज़्यादा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो इसका मतलब क्या है? तो n इक्वल C/V दिया गया है, कितना आता है 2.42। इसका मतलब ये है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज़ 2.42 टाइम्स स्मॉलर दैन इस स्पीड इन वैक्यूम। जो स्पीड ऑफ लाइट है डायमंड की वो 2.42 टाइम्स कम है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से। ठीक है, क्योंकि जो डायमंड होता है वो बहुत हाईली ऑप्टिकल डेंस मीडियम है। मैंने कहा जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ पर लाइट की स्पीड कम होगी। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये भी है। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ऊपर पढ़ाया गया है, और ऊपर आपको पता चल जाएगा अगले मतलब वीडियो में, पिछले वाले में, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है और क्या दिखाता है। ठीक है, अगली हेडिंग पे आते हैं 9.33 रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। यू माइट हैव सीन वॉच मेकर, घड़ी बनाने वालों को आपने देखा होगा, यूजिंग ए स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास, एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं टिनी पार्ट, छोटे छोटे पार्ट को देखने के लिए। हैव यू एवर टच द सरफेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, क्या आपने उनको कभी टच किया है विथ योर हैंड? इट्स ए प्लेन सरफेस और कर्व, क्या वो प्लेन होते हैं, कर्व होते हैं? इट इज़ थिकर इन द मिडिल, क्या वो मिडिल में थिक होते हैं, मोटे होते हैं? आर एट द एज, या किनारों पे मोटे होते हैं? मतलब आपने अगर ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो आप विजुलाइज करिए। द ग्लासेस यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स एंड बाय वॉच मेकर आर एग्जाम्पल ऑफ लेंसेज। ये लेंसेज के एग्जाम्पल हैं। जो ग्लास यूज हो रहा है स्पेक्टिकल्स और वॉच मेकर के द्वारा, दोनों जो यूज कर रहे हैं स्पेक्टिकल्स और वॉच मेकर, वो लेंसेज के एग्जाम्पल हैं क्या? व्हाट इज़ लेंस? लेंस है क्या? हाउ डज इट बेंड लाइट रेज, कैसे लाइट रेज को बेंड करता है? वी शैल डिस्कस इन दिस सेक्शन, हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ में वो एक सिनेरियो बना रहा है, एक कि आपके दिमाग में ना थॉट आए, आपके दिमाग में एक सवाल आए, इसके साथ वो शुरू कर रहा है। आगे कह रहा है कि ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है जिसमें मार पार देख सकें, और उसको दो सरफेस से बाउंड किया जाए, ऑफ विच वन, उनमें से एक, आर बोथ, या दोनों, सरफेस आर स्फेरिकल, या तो दोनों स्फेरिकल हों या एक स्फेरिकल हो, फॉर्म ए लेंस, वो लेंस बनाते हैं। दिस मीन्स दैट लेंस इज बाउंडेड एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस, इसका मतलब ये है कि उस लेंस में एक स्फेरिकल सरफेस होना ज़रूरी है। इन सच लेंसेस, ऐसे लेंसेस को द अदर सरफेस वुड बी प्लेन, अगर एक स्फेरिकल है तो एक प्लेन हो सकता है। ए लेंस मे हैव टू स्फेरिकल सरफेस, अगर कोई लेंस है और उसके दो स्फेरिकल सरफेस हैं ब्लगिंग आउटवर्ड, सच ए लेंस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर दोनों सरफेस स्फेरिकल है इट इज़ सिंपली कॉल्ड ए कॉन्वेक्स लेंस, इसे ही कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है ब्लगिंग आउटवर्ड। ब्लगिंग आउटवर्ड का मतलब होता है कि लेंस इज कर्व आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, लेंस इज कर्व आउटवर्ड द सेंटर, मतलब थिकर एट द सेंटर, थिनर एट द एज। ठीक है, तो उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा बना हुआ है कॉन्वेक्स लेंस। आप देख पा रहे होंगे इसमें दो स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, ये बीच में थिकर है, बीच में थिकर है, और किनारों पे कैसा है, पतला है, तो इसे कौन सा लेंस बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। और ये देखिएगा, ये जो लेंस है ठीक बीच में पतला है, बीच में थिन है, और किनारों पे थिक है, तो इसे बोलेंगे कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। तो ये कॉनकेव लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो पहले पैराग्राफ में आपको वो यही बता रहा है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं। ठीक है, फिर इट इज़ थिकर एट द मिडिल एज ए कम्पेयर टू द एज, इट इज़ थिकर एट द मिडिल, मिडिल में थिक, और एज पे, एज के कंपेयर में, किनारों के कंपेयर में बीच में थिक होता है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज लाइट रे एज ए शोन इन फिगर 9.2। कन्वर्ज का मतलब होता है लाइट को इकट्ठा करना। ये देखिएगा, ये जो लाइट रे हैं ये आ रही हैं और ये पैरेलल है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस पे मिल रही हैं। ठीक है,
फिर हैंस कॉन्वेक्स लेंस आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं क्योंकि वो लाइट को इकट्ठा करता है। सिमिलरली ए डबल कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। चाहे डबल कॉन्केव लेंस बोलो, चाहे इनको सिंपल वे पे आप, और ये कर्व इनवर्ड होते हैं, ये अंदर की ओर होते हैं। जैसे ब्लगिंग ये आउटवर्ड था, वैसे ये कर्व इनवर्ड होता है। मैंने कहा था ब्लगिंग आउटवर्ड का मतलब होता है कर्व आउटवर्ड हो, बाहर की ओर हो, ये अंदर की ओर होता है। इट इज़ थिकर एट द एज, यह थिक किनारों पे थिकर होता है एंड मिडिल पे थोड़ा थिन होता है। इट इज़ थिकर एट द एज दैन एट द मिडिल। सच लेंसेस डाइवर्जेस लेंस, और ये लाइट को क्या कर रहा है, फैला रहा है। आप देखिएगा ये रे आ रही है, ये रे आ रही है, ये रे आ रही है, तो ये लाइट को फैला रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोल देंगे। तो कॉन्केव लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, और कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस, और कॉन्केव को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ए डबल कॉन्वेक्स लेंस इज सिंपली कॉल्ड कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स के फीचर बताए गए हैं, और वो बता रहा है कि कॉन्वेक्स कैसा होता है, कॉन्केव कैसा होता है, कौन ब्लगिंग आउटवर्ड होता है, कौन कर्व इनवर्ड होता है, कौन डाइवर्जिंग का काम करता है, कौन कन्वर्जिंग का काम करता है, पूरा का पूरा इस पैराग्राफ में बताया गया है। ए लेंस आइदर ए कॉन्वेक्स लेंस और ए कॉन्केव लेंस, या तो कॉन्वेक्स लेंस होगा या तो कॉन्केव लेंस होगा। हैज़ टू स्फेरिकल सरफेस, जिसके पास दो स्फेरिकल सरफेस होंगे। ईच ऑफ दीज फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फेयर, ये स्फेयर के हिस्से होते हैं। द सेंटर ऑफ दीज स्फेयर आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे मिरर में था वैसे लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। तो जो लेंस का सेंटर होगा, जो इस स्फेयर का ये पार्ट होगा, उस स्फेयर का एक सेंटर होगा जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सिंस दे आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि दो सरफेस होते हैं। बी में रिप्रेजेंट देम एज C1 C2, एक को C1 से दिखाएंगे, एक को C2 से दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे C1 है और ये C2 है। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस सेंटर, C1 और C2 से जो लाइन जाएगी उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और इसको हम O से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, O से। इस पैराग्राफ में बेसिकली वो दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, एक C के बारे में बात कर रहा है और एक O के बारे में बात कर रहा है। C है सेंटर ऑफ कर्वेचर और O है ऑप्टिकल सेंटर। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब आगे आ जाइए, ठीक है, और उसे हम O से दिखाते हैं। ए रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। अगर कोई लाइट O से जाती है, मान लीजिए ये कोई लेंस है, और अगर कोई लाइट O से जा रही है तो विदाउट डेविएशन सफ़र करेगी। डेविएशन का मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, पाथ से लाइट भटकेगी नहीं। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। ये सब टर्म आप मिरर में पढ़ चुके हो। तो जो इफेक्टिव डायमीटर सर्कुलर आउटलाइन का, ये इसे हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। वी शैल कंटिन्यू अवर डिस्कशन इन दिस चैप्टर टू सच अ लेंस हुज अपर्चर इज मच लेस दैन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पूरे चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे, तो जो हमारा लेंस का अपर्चर होगा वो बहुत छोटा होगा उसके रेडियस कर्वेचर के कंपेयर में। एंड द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर हो। सच लेंस आर कॉल्ड थिन लेंसेस। अगर इक्यू डिस्टेंस है, कौन इक्यू डिस्टेंस है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो ऐसे लेंस थिन लेंस कहलाएंगे विथ स्मॉल अपर्चर। व्हाट हैपेंस व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन ए लेंस। क्या होगा अगर लाइट आए और लेंस से टकराएं। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। एक एक्टिविटी की बात कर रहा है, एक्टिविटी 9.11। इस एक्टिविटी को समझने के लिए पहले देखिए कि डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और थ्रू द लेंस वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी। अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप सन को डायरेक्टली नहीं देखेंगे। यू में डैमेज योर आइस इफ़ यू डू सो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज़िंदगी भर के लिए आपकी आंखें जा सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि
जो लाइट आएगी ना कंसंट्रेटेड होकर आपके रेटिना पे जाएगी और रेटिना को डैमेज कर सकती है और परमानेंटली आप ब्लाइंड हो सकते हैं। तो आंखें बहुत कीमती हैं और इसलिए थोड़ा ये अलर्ट रहना है। होल्ड ए कॉन्वेक्स लेंस, आप कॉन्वेक्स लेंस लेना है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? थिकर एट द सेंटर। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, थिकर एट द सेंटर, डायरेक्ट इट टूवर्ड द सन। आप इसको रखिए सन की ओर डायरेक्ट। फोकस द लाइट फ्रॉम द सन ऑन ए शीट ऑफ पेपर। एक सीट पेपर रखिए और ऐसा करिए कि जो सनलाइट आ रही सीधे लेंस पे पड़े और वो एक जगह पे इकट्ठा हो रही हो। ऑब्टेन ए शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द सन, है ना, जहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा वो थोड़ा ऑब्जर्व करिए। होल्ड द पेपर, पेपर को पकड़ के रखिए। द लेंस इन द सेम पोजीशन, उसी पोजीशन पे लेंस रहे, ठीक है। कीपिंग ऑब्जर्विंग द पेपर, व्हाट हैपन, वाई, रिकॉल योर एक्सपीरियंस इन एक्टिविटी 9.2। आगे चल के बताएगा, पर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब आप एक क्लियर ब्राइट स्पॉट पेपर में दिखेगा काफ़ी देर मतलब कुछ देर तक अगर आप ऐसा पकड़ के रखते हैं, अगर आप पेपर को मूव नहीं कराते हैं और ब्राइट स्पॉट फिक्स कर देते हैं तो कुछ देर बाद पेपर जलने लगता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है और वो सनलाइट को कंटेन करता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट पैदा करेगा। और जब हीट पैदा करेगा तो जिस पॉइंट पे इकट्ठा हो रही हैं सनलाइटें वो लेंस का फोकस है, ये भी याद रखिएगा। और एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो पेपर बर्न हो सकता है या बर्न हो ही जाता है। तो इस एक्टिविटी को मैं जो समझाया हूँ तो इस पैराग्राफ में पूरा एक्टिविटी के बारे में बात किया होगा। देख लेते हैं ऐसा क्या हुआ है। कह रहा है कि द पेपर बिगिन टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, पेपर जलने लगता है और धुआं पैदा करता है। इट में इवन कैच फायर आफ्टर ए वाइल, वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? द लाइट फ्रॉम द सन कॉन्स्टिट्यूट पैरेलल रे ऑफ लाइट, जो सन से लाइट आती है वो पैरेलल रे ऑफ लाइट जो होती हैं वो दीज रे वर कन्वर्जिंग बाय द लेंस एट द शार्प ब्राइट स्पॉट फ्रॉम द पेपर, जो अभी समझा रहा था उस पर इकट्ठा होती हैं। इन फैक्ट द ब्राइट स्पॉट यू गॉट एट द पेपर इज़ रियल इमेज ऑफ द सन, वहाँ आपको सन की इमेज मिल सकती है। द कंसनट्रेशन ऑफ द सनलाइट एट द पॉइंट जनरेटेड हीट, दिस कॉज द पेपर टू बर्न, जो मैं बता रहा था पूरा। तो इस पूरे पैराग्राफ, इस वाले पैराग्राफ में ये बताया गया कि पेपर जल उठेगा। क्यों जल उठेगा? सनलाइट इकट्ठा आएगी, टकराएगी और पेपर जल जाएगा। नाउ वी शैल कंसीडर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस। व्हाट हैपन व्हेन यू पास सच रे ऑफ लाइट थ्रू ए लेंस। इसने कहा कि मान लीजिए कि रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा अगर वही रे लेंस के थ्रू जाएं, ठीक है। और वो एक डायग्राम की बात कर रहा है 9.12 कॉन्वेक्स लेंस का, जो मैं यहाँ पे 9.12 ये रे पैरेलल है और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो रही है और मिलाने फोकस पे आ रही। ये सारी की सारी रे पैरेलल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस होके जा रही है, ठीक है। एंड फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों का दिया गया है। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में ये दिया गया है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किससे होके जाएंगे। फिर वो बोल रहा है कि ऑब्जर्व फिगर 9.12 केयरफुल्ली, सेवरल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस, पैरेलल हैं और वो कॉन्वेक्स लेंस से टकरा रही हैं। तो दीज रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक जगह पे इकट्ठा हो रही हैं। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। इस वाले पैराग्राफ में वो फोकस के बारे में बात कर रहा है कि फोकस क्या होता है। फिर अगला बोल रहा है कि अगले वाले डायग्राम को जो मैं ऊपर बता रहा था कि बहुत सारी रे है वो पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, आर फॉलिंग ऑन कॉनकेव लेंस। दीज रे आर आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर अपीयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, डाइवर्ज मतलब फैलना, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात कर रहा है, यहाँ पे कॉनकेव की बात कर रहा है, ठीक है। दो पैराग्राफ में दोनों में फोकस को डिफाइन कर रहा, ठीक है। इफ़ यू पैरेलल रे आर फ्रॉम द अपोजिट सरफेस ऑफ द लेंस, अगर अपोजिट सरफेस से आए यू गेट अनदर प्रिंसिपल फोकस ऑन द अपोजिट साइड। अगर जो सेम चीज़ें इधर से हो रही हैं तो अपोजिट साइड से आए तो आप एक और दूसरा फोकस पाएंगे, जिससे एफ से आप डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। एफ इज़ यूजली यूज टू रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि लेंस के पास दो स्फेरिकल फोकस होते हैं, दो फोकस है तो फोकी बोलेंगे।
तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाई F1 एंड F2. F1 एंड F2. द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. ठीक है, और इसके लिए हम कौन सा लेटर यूज करते हैं? F. तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. हाउ कैन यू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? रिकॉल एक्टिविटी 9.11. In this activity, the distance between the two position of lens and the position of the image of the sun gives the approximate focal length of the lens. एक एक्टिविटी के थ्रू आपको बताना चाहता है कि आप कैसे फोकल लेंथ फाइंड करेंगे. तो इस पूरे में फोकस की बात किया है पूरे पैराग्राफ में, और फोकस के साथ फोकल लेंथ की बात किया है. ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, लेंस कैसे इमेज बनाते हैं. तो लेंस फ्रॉम इमेजेस बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट. हाउ डू लेंसेज फ्रॉम इमेज, इमेज कैसे लेंस बनाएगा, उनका नेचर क्या होगा. लेट अस स्टडी दिस फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट. ठीक है, तो एक एक्टिविटी है, आपको एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है. टेक ए कॉन्वेक्स लेंस, फाइंड इट्स अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ इन द वे ऑफ 9.11. 9.11 पे एक एक्टिविटी जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसके थ्रू आप उस पर फोकस आइडेंटिफाई करेंगे. ड्रा द पैरेलल स्ट्रेट लाइन यूजिंग चाक का यूज करिए ऑन ए लॉन्ग टेबल सच दैट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लाइन इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. बराबर होनी चाहिए फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के. प्लेस द लेंस ऑन द लेंस स्टैंड. ठीक है, लेंस स्टैंड पे आपको लेंस रख देना है. ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, इसमें कोई आँखें डैमेज होने वाली नहीं है, कोई डेंजर एक्टिविटी नहीं है. प्लेस इट ऑन द सेंटर लाइन सच दैट द ऑप्टिकल सेंटर, आपको एक लाइन ड्रा करनी है जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए. द टू लाइन ऑन द आइदर साइड ऑफ लेंस कॉरस्पेंड टू F एंड 2F. जहाँ फोकस मार्क है वहाँ एक में F एक में 2F लिख दीजिए. मार्क देम अप्रोप्रिएट लेटर सच एज 2F1 F1 F2 2F2. एक लेंस के एक साइड एक लेंस के उस पार. प्लेस ए बर्निंग कैंडल, आपको एक जलती हुई कैंडल रख देनी फॉर बियॉन्ड 2F1, 2F के पीछे लेफ्ट साइड में. ऑब्टेन ए क्लियर शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ लेंस. तो आपको इमेज देखने को मिलेगी. नोट डाउन द नेचर, नोट करिए, पोजीशन नोट करिए, रिलेटिव साइज नोट करिए, और एक्टिविटी अलग अलग जगह पे 2F1 पे रख दीजिए, F1 पे रख दीजिए, और अलग अलग जगह पे रखिए और देखिए कि कैसे इमेज बन रही है. क्या क्या देखना है? नेचर देखना है, पोजीशन देखना है, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज देखना है, कॉन्वेक्स लेंस. तो जैसे मिरर में, याद रखिएगा, मिरर में जो कॉनकेव लेंस था, कौन सा लेंस था? कॉनकेव लेंस था. वहाँ ऑब्जेक्ट को आप 6 जगह पे रख रहे थे. तो यहाँ पे भी ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, और यहाँ ऑब्जेक्ट को आप 6 जगह पे रख रहे हो. पहला इन्फिनिटी पे रख रहे हो, बियॉन्ड 2F1 पे रख रहे हो, एट 2F1 पे रख रहे हो, बिटवीन F1 एंड 2F1 पे रख रहे हो, एट फोकस F1 पे रख रहे हो, बिटवीन F1 एंड F पे ऑप्टिकल सेंटर हो पे. तो इमेज कहाँ बन रही है? अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी, 2F1 पे है तो F2 और 2F2 के बीच में बनेगी, 2F1 पे है तो 2F2 पे बनेगी, F1 और 2F1 पे है तो 2F2 पे बनेगी, फिर इन्फिनिटी पे बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी. ठीक है, फोकस पे है तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज़ की होगी और रियल इमेज बनेगी. ठीक है, याद रखिएगा. और अगर यहाँ पे है तो हर जगह, मतलब 5 केस में आपकी रियल इमेज, 4 केस में रियल इमेज बनेगी. इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड. अगर फोकस पे है तो हो सकता है कि इमेज ना बन रही हो, और जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगी तो इमेज इनलार्ज बनेगी और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी. इन सब का एक डायग्राम बनाया गया है. तो अगर आपको ये समझना है तो आपको एक डायग्राम समझना पड़ेगा. लेट अस नाउ डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द नेचर. मतलब NCERT का पर्पज़ है एक्टिविटी करके आप समझिए. पोजीशन, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस. ठीक है, कॉनकेव लेंस के बारे में बात किया जा रहा है. तो हम सबसे पहले ना आपको डायग्राम, इस एक्टिविटी से पहले आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझा दें कि इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग. ठीक है, तो वो 6 डायग्राम बनाया होगा, ये देखिएगा. ये फिर हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे उसको भी. ये पहला डायग्राम है. जब आप इन्फानाइट पे ऑब्जेक्ट रखे हैं तो साइड ये पैरेलल है और फोकस पे मिल रही हैं. तो जब ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे है तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे. फिर 2F1 के पीछे रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो एक रे पैरेलल है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होके जा रही है और एक सीधे ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है. तो कोई डेविएशन नहीं हो रहा और दोनों F2 और 2F2 के बीच में मिल रही हैं. ठीक है, फिर एक 2F1 पे है, ये पैरेलल है, तो दोनों, अगर 2F1 पे है तो इमेज आपकी 2F2 पे बन रही है.
ठीक है, साइज उतना होगा जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा। फिर इन दोनों के बीच में है तो बियॉन्ड टू F2 बन रहा है। और अगर ऑप्टिकल सेंटर और मतलब वही इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, ऐसा लग रहा है आम मानते में इन्फानाइट पे मिलते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज वुड नॉट बी फॉर्म, पर मानते कि इन्फिनिटी पे बन रही होगी। और अगला केस जब है कि जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होगा, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो इमेजेस हैं वह जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बनेगी और ऑब्जेक्ट की साइज से बहुत बड़ी बनेगी और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है। तो इस केस में वर्चुअल रहेगी, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जो केस है उन सब में रियल रहेगी, इसमें इमेज वुड नॉट बी फॉर्म रहेगा। तो ये डायग्राम है। अगले वाले वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो धीरे धीरे जगता है। थैंक यू। और थोड़ा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, कोई भी सजेशन हो दीजिए, ठीक है। थैंक यू।